नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। 23वें चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से है। याहिया आफरीदी 28 जून 2018 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनके ओहदे की मुद्दत 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद कम करना, आईनी बेंचेस की तश्कील जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। काजी फायजी साहब बहुत अच्छे वक्त गुजार कर जा रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। साबिक चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस ने अपने दौर में खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए ज़रूरी। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। काजी फायज़ ईसा से अगर आप मुस्कुरा कर और अच्छे अंदाज में बात करें तो वो आपसे बेहतरीन इंसान के तौर पर बात करेंगे। अगर आप इनको छेड़ेंगे या तंग करेंगे तो फिर इसके बाद जो कुछ होगा इस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ ये बता सकता हूं मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस। काजी फायज़ ईसा ने खिताब में कहा कि हम कानून और कागजों पर चलते हैं। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल अंदाजी नहीं की। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने वालों का शुक्रिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनिला शरीक ना हुए। लकी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज की फायरिंग करते ही कैडेट आरिफुल्लाह ने फौरी जवाब दिया। बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। 19 साल कैडेट आरिफुल्लाह आबाई शहर लकी मरवत छुट्टी पर आए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आरिफुल्लाह की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहीद के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। नामालूम अफराद की संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज आ गई। फुटेज में नामालूम पथराव करते कैदी वैन्स पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। कैदियों की वैन में पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अनवर ज़ेब, लियाकत अली, वज़ीर आला के मुशीर बराए बहबूद आबादी और यासिर कुरैशी भी मौजूद थे। थाना तरनौल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं मुल्जिमान असलहा, डंडे, सोटों और पत्थरों से लैस थे। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान की जानिब से कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया जिनमें MPA का बेटा, 1 पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुल्जिमान शामिल। जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया हुआ है ये ड्रामे आपको बंद करने पड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का संजानी वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे सरकारी पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई। वार्निंग दे रहा हूँ, खैरियत से पहुँचाएं। सबूत मेरे पास है। SHO तरनौल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर कैदियों के वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा, अटक जेल जाते हुए फैसल टाउन से वापस 3 कैदी वैन्स को चुंगी नंबर 26 लाया गया। SHO शबीर तनौली ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान से भागने को कहा। हमारे कारकुनान और सरकारी मुलाजिम कैदी वैन्स के साथ खड़े थे। पुलिस अब तक एक नया तमाशा कर रही है। हमारे बंदे जिद कर रहे हैं, हम नहीं भागेंगे।
संजानी टोल प्लाजा के मुकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदियों की गाड़ी पर हमला किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। हमले में शामिल मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में शामिल खैबर पख्तूनख्वा से PTI MPA लियाकत का साहिबजादा भी गिरफ्तार। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। 82 कैदियों को फरार कराने की कोशिश की। 19 कैदियों को फरार होते हुए गिरफ्तार दोबारा से कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकार हमले में जख्मी हुए। पुलिस ने बहादुरी से हमले को नाकाम बना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर मिसाल कायम की जाएगी। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ाक़ खेज़ है, जो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जेहलम जेल से रिहा। पुरअमन एहतजाज के लिए बानी PTI जब कहेंगे हम दोबारा एहतजाज करेंगे। अलीमा खान का जेहलम जेल के बाहर ऐलान। कहा जेल में रहने का कोई मसला नहीं था, जगह साफ थी, खाने का भी कोई मसला नहीं था, मगर हमें हब्से बेजा में रखा गया। बाकी खवातीन को हमसे बात करने की इजाज़त नहीं थी। जेल हुकाम को डर था कोई इन्फॉर्मेशन न मिल जाए, इसलिए हमें अलग रखा गया। इनके पास TV था, हमें आवाज़ आती थी। हमने सोचा इनसे खबरों का पूछ लें। किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी और ना ही बात करने की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में जमानत दी। जेल के बाहर PTI कारकुनान ने अलीमा खान, उस्मा खान पर फूलों की पत्तियां निछावर की। अलीमा खान का बेटा और बहन नौरीन न्याजी के अलावा वकला का पैनल भी डिस्ट्रिक्ट जेहलम पहुंचा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई का हुक्म दिया। 4 अक्टूबर से गिरफ्तार दोनों खवातीन को PTI एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं मैंने कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई की कोशिश करूंगा। इनकी जमानत हो चुकी है। एक्स पर अपनी पोस्ट में फैसल वाबदा ने कहा बिकाऊ और भगौड़ी PTI की लीडरशिप अपने बानी की बहनों की एक दफा भी जेल में मिलने तक नहीं गई। कौम को इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सफीर पाकिस्तान फैसल तिरमिजी और दीगर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ हुसैन डार के घर क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे, जहां से 4 रोज बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। ओपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कोई तजवीज़ है तो इस बारे में इल्म नहीं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लेकर आए। आइनी तरामीम में मजीद 5 शिकें शामिल कराएं। हमें क्या कामयाबियाँ मिली इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसूली तौर पर इंतकामी सियासत और सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल रही है। बानी PTI के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस झूठा, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ भी खुश है। तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया या किसी शख्सियत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एहतराम करते हैं। आवाम बानी PTI की हकीकत जान चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड स्मिथ फैमिली इसराइल के एजेंडे के तहत काम कर रही है। बानी PTI के लिए इसराइली लॉबिंग फर्म काम कर रही है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की एक एक बात सच साबित हो रही है। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी को दांतों का शदीद इन्फेक्शन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामून खुसूसी मिशाल यूसुफजई का इंकशाफ। कहा इन्फेक्शन के बायस बुशरा बीबी के कान में से खून आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। इन्फेक्शन का इलाज जारी है। इलाज के लिए माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने का इम्कान। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह मुल्क से भाग जाते हैं। बुशरा बीबी रिहाई के बाद मुल्क से बाहर नहीं गई, पेशावर आई हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी रही।
بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر پلوشا کا دعویٰ. ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جو کل تک کہتا تھا کہ NRO نہیں دوں گا، آج خود NRO مانگتا پھر رہا ہے. سینیٹر پلوشا کا نئے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار. آغاز رفیع اللہ نے کہا ہے کہ 100% ڈیل ہو گئی ہے. ڈیل ہی کی بنیاد پر لاہور میں بیٹھ کے سیاسی بیٹھکیں ہوں گی. پیرنی اور علیمہ باجی دونوں لڑیں گی، پھر تماشا پورا پاکستان دیکھے گا. یہ مکافات عمل ہے. جب بھی ہم نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں. آج PTI والے ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں قطعاً نہیں آ رہی. پاکستان نے IMF سے $1 ارب فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی. واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مختلف مالیاتی اداروں اور ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں. وزیر خزانہ کی JP مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات. سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری پر گفتگو. وزیر خزانہ کا پانڈا بانڈ کے ذریعے عالمی کیپٹل مارکیٹ میں رسائی کے عزم کا اظہار. اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں مالی معاونت کو سراہا. محمد ڈیم میں IDB اور عرب کوآرڈینیشن گروپ کی سرمایہ کاری کو بھی سراہا. بغیر ٹیکس دیے شاہانہ زندگی گزارنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. FBI نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے عمرہ کا ڈیٹا حاصل کر لیا. ٹیکس نہ دینے والے 2 لاکھ سے زائد امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کر لیا گیا. کراس میچنگ کے بعد ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے. نادرا نے ڈیٹا بینک اکاؤنٹس، جائیداد کی ملکیت، لگژری گاڑیوں کی بنیاد پر تیار کیا ہے. FBI نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں بھی اہم ترامیم کر دیں. ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا. ٹیکس گوشوار مقررہ مدت میں جمع کرانے والے ہی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہوں گے. تاخیر سے گوشوارے جمع کرانے والوں کو سرچارج ادا کرنا ہوگا. پاکستان IMF معاہدے کی اہم شرط کو پورا کرنے میں ناکام. چاروں صوبائی حکومتیں مقررہ کردہ 342 ارب روپے اضافی وصولی کا ہدف پورا نہ کر سکیں. محصولات کی مد میں 342 ارب روپے زائد وصول کرنا تھے. طے شدہ ہدف کا صرف 53% ہی حاصل ہو سکا. صوبائی حکومتوں کا ہدف 182 ارب روپے کم رہا. تاجر 2 اسکیم کے تحت اضافی 10 ارب روپے کا ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا. وزیراعظم کی اسٹاک ایکسچینج 90,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح سے تجاوز کرنے پر قوم کو مبارکباد. اسٹاک مارکیٹ میں بتدریج اضافہ سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس قرار. شہباز شریف نے کہا 14 برس بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا تیز اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. مہنگائی کی شرح 38 سے 6.9% پر آ گئی. مسلسل 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. بجلی صارفین کے ریلیف کے لیے IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی شروع ہو چکی. IMF سے $7 ارب کی لانگ ٹرم سہولت معیشت میں مزید بہتری لے کر آئے گی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. بیلجیم کی سفیر نے حکومت پنجاب کے معاشی ویژن کو سراہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاک بیلجیم 2 طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بیلجیم کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے. تعلیم، IT اور زراعت کے شعبوں میں بیلجیم کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں. بیلجیم سفیر نے کہا بیلجیم پاکستان میں سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے. بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کو عدالت نے رہائی دی. آئین کے مطابق پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. طلباء کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن ضروری ہے. بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سابق MPA اختر حسین لانگو اور شفیع محمد کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ملزمان کے وکلاء کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت موقف اپنایا. اس میں کسی کے بھی کردار کی وضاحت نہیں کی گئی. عام الزامات لگائے گئے. BNP نے آئینی ترامیم کی مخالفت کی تو مقدمہ درج کر دیا. اسلحہ لہرایا نہ دکھایا. اسلحہ تھا تو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد وفاقی وزیر امین مقام نے پیش کی. قرارداد کے متن میں لکھا گیا 27 اکتوبر 1948 کو مقبوضہ کشمیر پر بھارتی افواج نے قبضہ کیا. اسی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے.